अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले कन्फाइंड स्पेस का एटमॉस्फेयर इतना सेफ़ होना चाहिए कि वहाँ पर सांस लेना, वहाँ पर फिज़िकली इंसानों का प्रेजेंट रहना सेफ़ होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से एग्ज़िट तक हमारे वर्कर्स सेफ़ तरीके से काम करें, इसके लिए मुख्तलिफ़ मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आइसोलेशन की जाती है, लॉक आउट टैग आउट किया जाता है, ड्रेनिंग की जाती है, वाटर वॉश, स्टीम क्लीनिंग, पर्जिंग, वेंटिलेशन वगैरह ये सारे मेथड्स हैं जिनसे कन्फाइंड स्पेस को एंट्री से पहले सेफ़ बनाया जाता है, साफ़ किया जाता है, इंसानों की एंट्री के लिए महफूज बनाया जाता है। इन सारे मेथड्स की अलग से डिटेल बयान नहीं की जा सकती, लेकिन आइसोलेशन, लॉकआउट, टैग आउट, वेंटिलेशन, गैस टेस्ट वगैरह को हम अलग टॉपिक के तौर पर डिस्कस करेंगे। बाकी मेथड्स को आप यूट्यूब से देख सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस में मौजूद हैज़र्ड्स को एलिमिनेट करने के बाद, आइसोलेट करने के बाद गैस टेस्ट किया जाएगा। अगर गैस टेस्ट हमारा सेफ़ रेंज के अंदर आता है तो ही एंट्री की जाएगी। गैस टेस्टिंग का क्या प्रोसीजर है, कौन सी गैस की कितनी रेंज सेफ़ है कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के लिए, ये आप गैस टेस्टिंग वाले चैप्टर में देखेंगे। सिर्फ वही लोग कन्फाइंड स्पेस में एंट्री कर सकते हैं जिनके पास कन्फाइंड स्पेस की एंट्री की ट्रेनिंग है। हर अंदर जाने वाले बंदे का नाम लिखा जाएगा, किस टाइम वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर गया, किस टाइम वो कन्फाइंड स्पेस से बाहर आया, उसका नाम लिखा जाएगा, आईडी लिखी जाएगी, उसका टाइम नोट किया जाएगा। इस प्रोसेस को लॉग इन लॉग आउट कहा जाता है और कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने वाले हर बंदे के लिए ये लिखा जाएगा और कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने वाले पहले बंदे से लेके बाहर आने वाले आखिरी बंदे तक हर बंदे का नाम, उसका टाइम लिखा जाएगा, वो किस टाइम अंदर गया, किस टाइम बाहर आया। इसको स्टैंड बाय मैन लिखेगा। स्टैंड बाय मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इसके अलावा जितने भी इग्निशन सोर्सेज हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर, उनको एलिमिनेट करना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल टूल्स इस्तेमाल होंगे वो FMUL होने चाहिए, इनके साथ RCDs लगी हुई होनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस में इस्तेमाल होने वाली लाइटिंग का इलेक्ट्रिकल सर्किट दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और टूल्स से अलग होना चाहिए। जो बिजली की केबल्स कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाएंगी उनको शार्प एजिज से बचाना है ताकि उनको कट ना लगे। गैस सिलेंडर्स को कन्फाइंड स्पेस के अंदर कभी भी नहीं रखना। किसी भी इंजन को कन्फाइंड स्पेस के अंदर इस्तेमाल नहीं करना और ना ही किसी ऐसी जगह इस्तेमाल करना है कन्फाइंड स्पेस के बाहर कि जहां से हवा का रुख कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाता हो और उस इंजन का धुआं हवा के साथ कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाता हो। इसके अलावा कन्फाइंड स्पेस की वेंटिलेशन के लिए जो एयर मूवर्स लगाए जाते हैं वो बाहर की फ्रेश हवा को अंदर लेके जाते हैं। अब बाहर कोई इंजन या कोई इक्विपमेंट, कोई मशीन ऐसी ना लगी हो कि जिसका धुआं उन एयर मूवर्स की तरफ जाता हो, क्योंकि फिर वो फ्रेश हवा की जगह वो बाहर का धुआं अंदर लेके जाएंगे और अंदर का एटमॉस्फेयर हज़ार्डस हो जाएगा। कुछ कन्फाइंड स्पेसेस ऐसी होती हैं जिनमें जो बंदे काम करने के लिए अंदर जाते हैं सिर्फ एक वक्त में एक ही बंदा घुस सकता है, इतनी तंग जगह होती है। अगर कुछ अनसेफ हो जाए, अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो दूसरा बंदा रेस्क्यू करने के लिए अंदर घुस नहीं सकता, इतनी तंग जगह होती है। तो ऐसी कन्फाइंड स्पेसेस के लिए रिट्रीवल सिस्टम इस्तेमाल होता है जो ट्राइपॉड, पुल्ली, लिफ्टिंग डिवाइसेस, वर्टिकल लाइन और फुल बॉडी हार्नेस पर मुश्तमिल होता है। इस तरह की कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के लिए इसमें इंटर होने वाला हर बंदा इस सिस्टम को यूज़ करेगा, फुल बॉडी हार्नेस पहनेगा। उसका फुल बॉडी हार्नेस दूसरी तरफ उसकी ट्राइपॉड के साथ, पुल्ली के साथ अटैच्ड होगा। ऐसी कन्फाइंड स्पेसेस जिनमें एंट्री वर्टिकल है, यानी उनकी शेप वर्टिकल है, बंदे ऊपर से नीचे कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाते हैं, ये वर्टिकल एंट्री है। इसके लिए 100% ये सिस्टम, रिट्रीवल सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कुछ हॉरिजेंटल कन्फाइंड स्पेसेस भी ऐसी होती हैं, हॉरिजेंटल एंट्रीज जिनमें करनी पड़ती है, उनमें भी ये सिस्टम इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। इस तरह की कन्फाइंड स्पेसेस में जिनमें रिट्रीवल सिस्टम इस्तेमाल करना ज़रूरी है, एंट्री से पहले रिट्रीवल सिस्टम को चेक करना चाहिए। अगर रिट्रीवल सिस्टम में कोई ख़राबी है, कोई चीज़ डैमेज है, तो इसके बगैर कोई एक सिंगल बंदा भी इस तरह की कन्फाइंड स्पेस में एंट्री नहीं कर सकता। और 1 जनवरी 2018 के बाद इस तरह की कन्फाइंड स्पेसेस में रिट्रीवल सिस्टम के बगैर एंट्री वैसे ही मना है।
अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर हाइट 1.8 मीटर बनती है तो फॉल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम नॉर्मली फॉल प्रोटेक्शन 1.8 मीटर पर अप्लाई करते हैं। ऐसी कन्फाइंड स्पेसेस जो प्रोसेस रिलेटेड हों और उनके अंदर मूवमेंट मुश्किल हो, जगह तंग हो, तो ऐसी कन्फाइंड स्पेसेस के अंदर काम करने वाले बंदों को रेगुलर ब्रेक्स दी जानी चाहिए, वो खुले एरिया में जाके फ्रेश होके वापस आएँ। प्रोसेस एरिया के अंदर मौजूद कन्फाइंड स्पेसेस में फ्लेमेबल या कम्बस्टेबल मटेरियल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कन्फाइंड स्पेस किसी ऐसी जगह है जहां नेचुरली अकरिंग रेडिएक्टिव मटेरियल्स जैसे रेडियम वगैरह की मौजूदगी के चांसेस हों, वहां कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले लगातार 4 घंटे तक कम से कम वेंटिलेशन की जानी चाहिए। उसके बाद एटमॉस्फेरिक टेस्ट होने के बाद एंट्री की जाए। इतनी ज़्यादा वेंटिलेशन के बावजूद भी इस कन्फाइंड स्पेस में जो बंदे एंटर होंगे उनको नॉर्म्स का कंटेमिनेटेड ही तस्वर किया जाएगा। उनको इस कन्फाइंड स्पेस से बाहर निकलने के बाद अलग रखा जाएगा और डीकंटामिनेट किया जाएगा। कन्फाइंड स्पेस के लिए जो रेस्क्यू टीम होगी वो बंदों की एंट्री से पहले और उनके कन्फाइंड स्पेस से बाहर निकलने के बाद तक हर वक्त अपने इक्विपमेंट्स के साथ रेडी पोजीशन में रहेंगे। अगर कन्फाइंड स्पेस का एटमॉस्फेयर अनसेफ हो चुका है और रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ चुकी है तो इस रेस्क्यू के दौरान इस कन्फाइंड स्पेस को IDLH ही तस्वर किया जाएगा, यानी स्काबा के बगैर नॉर्मल एंट्री करने से एकदम मौत वाक़या हो सकती है। रेस्क्यू टीम में से जो भी बंदा कन्फाइंड स्पेस के अंदर इमरजेंसी के लिए बंदों को रेस्क्यू करने के लिए उतरेगा, वो या तो पॉजिटिव प्रेशर स्काबा यूज़ करेगा या एयरलाइन रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ करेगा फुल फेस और पॉजिटिव प्रेशर के साथ और एक इमरजेंसी एस्केप सिलेंडर के साथ। इस कन्फाइंड स्पेस की एंट्री को सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाहर बैरिकेड्स और नो एंट्री के साइनेजेस लगा दिए जाएंगे। अब इस कन्फाइंड स्पेस में दोबारा एंट्री इसका एटमॉस्फेयर नॉर्मल होने पर ही